हेलो एवरीवन, मैं राजा कुमार आप सभी का अपने चैनल जियो माइंड वायरल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 7, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में शामिल होगा बफन्स कोलिजन हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन मोल्टन प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस और जीन्स जेफरी टाइडल हाइपोथेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना लेक्चर। तो इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ओरिजिन। आज हम देखने वाले हैं ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ओरिजिन। तो जैसा कि आपने मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ओरिजिन में क्या देखा था, ये देखा था कि जो सन है वो एकमात्र कारण है किसके निर्माण का, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स के निर्माण का, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स के निर्माण का। इसलिए इसको मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट बोला गया था, क्योंकि इसमें केवल एक तारा जो सूर्य के रूप में है शामिल था। वहीं ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ये ड्यूअल का अर्थ ही होता है दो, अर्थात एक से अधिक तारे इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इसमें माना जाता है कि सन इज नॉट अलोन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और अदर प्लैनेट्स, बल्कि इसमें एक इंट्रोड्यूसिंग स्टार बोलिए या क्या बोल सकते हैं उसको, अप्रोचिंग स्टार बोलिए या अनदर स्टार बोलिए, कोई दूसरा और तीसरा भी तारा शामिल होता है जो सूर्य के निर्माण में, पृथ्वी के निर्माण में और अदर प्लैनेट्स के निर्माण में सहायक होता है। तो ये बात है ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें हम क्या किसको शामिल करते हैं, तो बफन्स की क्लाइम मतलब कोलिजन थ्योरीज देखते हैं। बफन का कोलिजन थ्योरी टक्कर सिद्धांत बोलते हैं या हाइपोथेसिस बोलिए, बेसिकली ये प्रमाणित नहीं इसीलिए हाइपोथेसिस बोला जाता है, जो प्रमाणित होता है उसको थ्योरी बोला जाता है। तो कॉम्टे डी बफन्स का कोलिजन हाइपोथेसिस देखेंगे। इसके बाद से इसमें हमको देखने को मिलता है किसका, चैम्बरलिन महोदय का, चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय का। चैम्बरलिन और मोल्टन का हमको कौन सा थ्योरीज देखने को मिलता है, तो प्लानेटेसिमल थ्योरी मिलता है। प्लानेटेसिमल थ्योरी, ग्रहाणु परिकल्पना देखने को मिलती है, हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं तो जीन्स एंड जेफरीज का, इसको जेम्स जेफरीज बोलते हैं, जीन्स जेफरी या जेम्स जेफरी जो भी बोलिए आप, इसका हमें थ्योरीज देखने को मिला है, वो बेसिकली टाइडल हाइपोथेसिस है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम आगे और देखते हैं डीप में जाकर के, तो एच.एन. रसेल महोदय का भी थ्योरी आता है, जैसे कि बेसिकली बाइनरीज थ्योरी होती है इनकी, क्या होती है, बाइनरी स्टार थ्योरी है। इसके आगे और जाते हैं तो और हमें किनका देखने को मिलता है, तो उसके बाद से लिटिलेटन महोदय आते हैं। अगर और यहाँ पे एक और व्यक्ति का नाम लिखें तो लिटिलेटन महोदय आते हैं। इनका हमको क्या देखने को मिलता है, थ्योरी, हॉयल और लिटिलेटन का कॉन्सेप्ट आता है। तो कुल मिलाकर के हमें ये इन लोगों का क्या देखना है, हाइपोथेसिस देखना है, परिकल्पना देखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम इनके कोर आइडियाज की बात करते हैं तो ये बताते हैं, मतलब कोर आइडिया किस चीज की, कोर आइडिया ऑफ ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अभी अब जो बात पीछे देख रहे थे वही है, द्वैतारक बोलिए चाहे अद्वैतवादी, ना द्वैतवादी कॉन्सेप्ट बोल दीजिए, इसे हिंदी में क्या बोल देते हैं, द्वैतवादी। ठीक है, तो द्वैतवादी परिकल्पना की हम बात करते हैं, द्वैतवादी कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। तो इसका जो मेन कोर आइडिया है, तो इसमें ये बोला जाता है कि बेसिकली इसमें दो सेलेस्टियल बॉडी पार्टिसिपेट करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पे कहीं कहीं दो और दो से अधिक भी होते हैं, टू और मोर लिख लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। ऐसे बेसिकली डुअल है तो दो ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो और दो से अधिक कॉन्सेप्ट को भी शामिल किया जाता है। मतलब टू सेलेस्टियल बॉडीज इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट करते हैं, पहली बात तो ये होती है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात देखें यहाँ पे, तो दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो पहले वाले में हमने क्या देखा था, बेसिकली सन का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या हम देखते हैं, तो इसमें जो योगदान होता है किसका, अर्थ फॉर्मेशन का, तो उसमें ग्रेविटेशनल पुल का योगदान होता है। जब कोई अप्रोचिंग स्टार आता है या दूसरा कोई तारा आता है तो अपने ग्रेविटेशनल शक्ति के कारण सूर्य के कुछ हिस्से को बाहर निकाल देता है, जो बाद में ग्रह का रूप लेता है। या इसको हम टाइडल फोर्स भी बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, टाइडल फोर्स बोल सकते हैं। कोई लोग इसमें कहीं कहीं क्या मिलते हैं, कोलिजन की बात करते हैं। कोलिजन यानी टक्कर होने से भी क्या होता है, कोलिजन से भी क्या होता है, ये ग्रहों का निर्माण हुआ है। या नियर बाई पास, नियर बाई पास या सूर्य के समीप से किसी तारे के गुजरने से। तो अगर हम इसके बेसिकली चीज को देखें तो इसका कोर आइडिया क्या है कि कैसे हुई है, किसकी, ग्रहों की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति। तो सबसे पहले कोर आइडिया की बात करते हैं तो इसमें टू सेलेस्टियल बॉडी पार्टिसिपेट करते हैं, दो और दो से अधिक।
फिर ग्रेविटेशनल पुल इसमें मेन फैक्टर होता है, ये फोर्स होता है जिसके द्वारा सन का कुछ मैटर्स बाहर आता है जो बाद में प्लैनेट्स का निर्माण लेता है। टाइडल फोर्स भी हो सकता है, कोलिजन के फलस्वरूप भी उसके पार्ट्स बाहर निकल सकते हैं, या नियर बाई पास, और नियर बाई पास के कारण ही ग्रेविटेशनल पुल और टाइडल फोर्स लगता है, तो ये चीजें निकलती हैं। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है, इन चीजों के कारण क्या होता है, बेसिकली हमारे ग्रह और पृथ्वी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें दी गई हैं ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट की जो अभी आपने सुना। क्या सुना? तो बेसिकली दे आर्ग्यू दैट द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम आर फॉर्म ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू स्टेलर बॉडीज। ये बात मैंने अभी बताई, एक आदि सूर्य है और कोई दूसरा, कोई घुसपैठिया तारा बोलिए चाहे पुच्छल तारा बोलिए। दूसरा, इट रिलाइज ऑन सडन एक्सटर्नल और वायलेंट इवेंट, जैसे कि मैंने बताया कोलिजन, ग्रेविटेशनल, टाइडल पुल और एक्सप्लोजन, इन कारण से क्या हुआ है, प्लैनेट में है। और तीसरी बात मैंने यही बताया कि ये मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट जहां एक तारे की बात करता है, वही डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट एक हेल्प स्टार की बात करता है, कोई ना कोई एक हेल्प स्टार है जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डुअलिस्टिक थ्योरी, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं जो बातें मैंने की, कि बेसिकली क्या होता है, इसमें टू हेवनली बॉडीज पार्टिसिपेट करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बाद से मैटर्स जो सेपरेट हुए हो सन से सेपरेट हुए हैं। चौथी बात अगर बोल सकते हैं, बाद में सूर्य, पहले सूर्य था, बाद में प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है, और सूर्य अभी भी वैसे ही अनचेंज स्थिति में रहा है जैसे शुरू में था। तो ये बातें आप बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूलिस्टिक थ्योरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका हाइपोथेसिस जो थी। तो सबसे पहले बफन्स कोलिजन हाइपोथेसिस, आप शायद मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में भी बफन्स कोलिजन हाइपोथेसिस को देख चुके हैं, क्योंकि एक कॉमेट के पास के द्वारा बेसिकली क्या होता है, प्लैनेट्स का निर्माण होता है। लेकिन इससे चूंकि इसमें देखिए एक तो सन ऑलरेडी है और ऊपर से एक कॉमेट्स आता है, ठीक है, तो कॉमेट्स का जब से इंट्रोडक्शन होता है वैसे ही बन जाता है क्या, तो ड्यूलिस्टिक थ्योरी बन जाता है। सॉरी, सर्दी थोड़ी सी हो गई है। तो फिर हम देखते हैं, तो कॉम्टे डी बेफन का नाम था, इन्होंने ये जो थ्योरी प्रपोज की थी 1949 में की थी, यहाँ सॉरी 1749 में, ये मैंने गलती से 19 बोल दिया, 1749 में की थी, जिसमें सिंपल सी बात बताया गया था कि एक पहले से प्रिमिटिव सन था, ये पहले से एक प्रिमिटिव सन था जो कि गैसियस स्टेट में था। अगर यहाँ पे फिगर बना है, बाहर से क्या होता है, एक कॉमेट आता है, पुच्छल तारा आता है, वो सूर्य पे क्या करता है, कोलाइड करता है, प्रहार करता है, जिसके कारण ये सूर्य का कुछ हिस्सा, कुछ भाग क्या होता है, वह बाहर निकल जाता है। और बाहर यहाँ पे देख रहे हैं सूर्य के, ये जैसे टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद ये सूर्य का पदार्थ क्या हो गया, मैटर्स क्या हो गया, बाहर निकल गए, और जो कि सूर्य के चारों तरफ उसके ही ऑर्बिट में, उसके चारों तरफ क्या करने लगे, रिवॉल्व करने लगते हैं। बाद में आपस में इनका क्या होता है, कोलिजन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, और ये बाद में किस रूप में आ जाते हैं, प्लैनेट के रूप में आ जाते हैं। तो एज सच हमें इसमें बहुत डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है कि कॉम्टे डी बफन ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या था, या हाइपोथेसिस दी थी उसका नाम क्या था, कोलिजन हाइपोथेसिस था ना। कब दिया था ये ध्यान रखना है, तो कब दिया था भाई, 1749 में दिया था। और कॉन्सेप्ट क्या था, तो सिंपल सा, एक कॉमेट का कोलिजन होता है सन से मैटर्स बाहर निकलते हैं, बाद में वो क्या होते हैं, कंडेंस होकर के वो बन जाते हैं प्लैनेट्स, बस यही ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आता है ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट में, हम जिसको पढ़ने वाले हैं, चैम्बरलिन एंड मोल्टन प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस। चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। अगर हम बात करें तो ये जो चैम्बरलिन महोदय की हम बात करते हैं, तो ये चैम्बरलिन महोदय एक जियोलॉजिस्ट थे। कौन थे? एक जियोलॉजिस्ट थे। और वही फॉरेस्ट आर मोल्टन, ये बेसिकली कौन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे। ये क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन दोनों ने मिल करके एक परिकल्पना प्रतिपादित की थी 1905 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो कांट और लाप्लास की थ्योरी थी नेबुलर हाइपोथेसिस, उसको अस्वीकार किया, क्योंकि उसमें बताया गया था कि ग्रहों की उत्पत्ति एक सन से हुई है, मतलब एक ही नेबुला से हुई है। लेकिन इसको इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति प्लांटेसिमल से हुई है। किससे हुई है? प्लांटेसिमल। ठीक है, तो ये प्लांटेसिमल को हिंदी में हम ग्रहाणु बोलते हैं। ग्रह के अणु होते हैं बेसिकली, ये छोटे छोटे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कि स्पेस में डेबरीज हैं, जो घूम रहे हैं। ये बाद में आपस में कोलाइड करते हैं, घनीभूत होते हैं, और बाद में एक सॉलिड फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि ये अर्थ सन के मटेरियल होते हैं, इसीलिए ये सन का ऑर्बिटिंग करते रहते हैं। तो ये प्लांटेसिमल थ्योरी की बात की जाती है। ठीक है, प्लांटेसिमल की बात की जाती है कि प्लांटेसिमल क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांटेसिमल का डिफिनेशन, अ प्लांटेसिमल इज अ स्मॉल सॉलिड बॉडी फॉर्म्ड बाय द डस्ट एंड रॉक्स इन स्पेस। दिस बॉडी ग्रेजुअली कोलाइडेड एंड मर्ज्ड टू फॉर्म प्लैनेट्स। अगर हम बात करते हैं इनका मेन अजम्पशन क्या था, किसका था, चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय का,
मेन अजम्पशन ये था कि शुरू में केवल सन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक यहाँ पे मान लीजिए ये सन एग्जिस्ट कर रहा है, ये सूर्य हो गया, ठीक है। उसके बाद मासिव स्टार पास क्लोज टू द सन, बाहर से एक बहुत विशालकाय तारा, ये स्टार है, ये सन है और ये स्टार है, एक स्टार इसके करीब से क्या होता है, गुजरता है। तो चूंकि ये मासिव होता है तो इसका ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, हाई होता है। तो इसी ग्रेविटेशनल पुल के कारण इस सन से क्या होता है, बहुत सारे मैटर्स बाहर निकलते हैं, टुकड़ों में क्या होते हैं, पुल से बाहर निकलते हैं, और ये सन के चारों तरफ क्या बना देते हैं, एक डेब्रीज पाथ बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मटेरियल्स होते हैं वो हॉट और गैसियस होते हैं, जो बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं, कूल होने लगते हैं। ये छोटे छोटे एक प्रकार से समझ लीजिए पार्टिकल्स हैं, और ये छोटे पार्टिकल्स कहने के लिए छोटे हैं पर होते हैं आकार में ऐसा सच बड़े ही हैं। ये बहुत सारे डेब्रीज हो गए हैं सन के, ये बन गया, और यही आपस में क्या होता है, आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन के फलस्वरूप इनका एक्रीशन होता है। एक्रीशन एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्रीशन हम आपको बता देंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो इनका एक्रीशन होता है, इसकी आकार में वृद्धि होती है, और वृद्धि होते होते ये किसका रूप ले लेते हैं, प्लैनेट का रूप ले लेते हैं। तो देखिए इस फिगर में आप इस चीज को बहुत आसानी से स्पष्ट तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ये प्रिमिटिव सन हमारा है, जो कि अपने पथ पे स्लोली रोटेट कर रहा है, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये रोटेशन कर रहा है। बाहर से एक क्या होता है, अप्रोच होता है किसका, इंट्रोड्यूसिंग स्टार का। बाहर से एक तारा आता है, तारा बोलिए सन का ही रूप है लेकिन जाइंट स्टार है। ये जैसे बाहर से इसके पाथ की तरफ आता है तो इसका ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है, इसके चारों तरफ क्या करता है, बहुत सारे ये डेब्रीज लाइक पार्टिकल सन से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल से सन के जो पार्ट्स जो बहुत टाइटली नहीं बन रहे वो बाहर आ जाएंगे। तो वही होता है कि बाहर आ जाते हैं, इसको टाइडल फिलामेंट्स ऑफ गैस एंड डस्ट बोलते हैं। और यही डेब्रिज जब क्या करते हैं, आपस में कोलाइड्स करते हैं, और कोलाइड्स करने के फलस्वरूप बेसिकली क्या बन जाते हैं, प्लांटेशिमल बन जाते हैं, ग्रहाणु बोलते हैं, छोटे छोटे स्मॉल सॉलिड बॉडीज बन जाते हैं। और ये बाद में लगातार रिवॉल्विंग और रोटेशन के फलस्वरूप इनका क्या होता है, आकार एक सीमित होते जाता है, और एक ये बढ़िया सा शेप ले लेते हैं और सॉलिड बन जाते हैं, और वो जो सॉलिड शेप बनता है उसी को बोलते हैं प्लैनेट्स। तो कुल मिलाकर के इसमें 4 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। एक एनकाउंटर होता है अप्रोचिंग स्टार का, फिर टाइडल फिलामेंट आपको देखने को मिलता है, उसके बाद से ये फ्रेगमेंटेशन और डेब्रीज डिस्क बनती है, और ये बाद में एक्रेशन के द्वारा सोलर सिस्टम का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इस थ्योरीज का दोष अगर बात करें कि आखिर डिमेरिट्स क्या है, मेरिट्स तो आप समझ रहे हैं कि इसमें कोशिश की गई है कि जो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया जाए, बचाया जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। बेसिकली ये जो किसी जाइंट स्टार का सन के करीब से गुजरना ये रेयरली होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, ना के बराबर ही है। तो ये कल्पना करना एक प्रकार से सही भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर इस पे हम डाउट कर सकते हैं। दूसरा, हॉट सोलर गैसेस कैन नॉट इजिली कंडेंस इनटू सॉलिड। आपको पता है जब सूर्य से बहुत सारे डेब्रीज बाहर निकले, ये हॉट गैसेस फॉर्म में थे, ये अचानक कंडेंस कैसे हो सकते हैं और सॉलिड बॉडीज का निर्माण कैसे कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है। अब बाकी वर्तमान का जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है इसको रिजेक्ट करता है, तो इसके हम डिमेरिट्स के तौर पे बता सकते हैं। हालांकि ये क्या बोल सकते हैं कि एक स्टेप्स था किस चीज के निर्माण में, हाइपोथेसिस के निर्माण में, पृथ्वी की उत्पत्ति में, फिर इसका एक प्लस पॉइंट है, तो आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी से बाइपोलर स्टार थ्योरी जाती है, इसी से जिन्सन जेफरीज का थ्योरी रहता है, जिन्सन जेफरी इसमें सुधार करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज का दूसरा हाइपोथेसिस है जीन्स एंड जेफरी टाइडल हाइपोथेसिस। अगर हम सर जेम्स जीन्स की बात करें, इनका पूरा नाम था, इन्होंने ये अपनी परिकल्पना 1919 में दी थी। एक प्रकार से कौन थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जो और इनके द्वारा जो दी गई हाइपोथेसिस है उससे बाद में हेरोल्ड जेफरी महोदय थे, ये भी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, इसे मैथमेटिकल जो इसमें फ्लॉ थे ऊपर वाले में उसको सुधारा, और 1929 ईस्वी में इसे क्या किया, संशोधन करके प्रस्तुत किया। बेसिकली ये भी एक प्रकार से ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ही है, ये जानते हैं। और इसमें भी बेसिकली वही देखा जाता है कि सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो सन था वो पहले से मौजूद था, बाद में क्या होता है एक अप्रोचिंग स्टार आता है जिसके फलस्वरूप वो निकलता है। इनकी जो मान्यताएं हैं हम इनकी मान्यताओं को देखते हैं, इनके बेसिक अजम्पशंस क्या थे, पोस्टुलेट्स क्या थी। तो अगर देखें तो इन्होंने 4 बातें मानी थी। वो 4 बातें क्या मानी थी, पहले से ब्रह्मांड में एक प्रिमिटिव सन मौजूद था जो कि लगभग इमोबाइल था, यानी अचल था, रुका हुआ था, ह्यूज था, विशाल आकार का था, गैसियस था, और अपने एक्सिस पे ये अपने एक्सिस पे क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। उसके बाद ये पहला अजम्पशन हो गया। एक
किस चीज का? तो प्रिमिटिव सन का। ध्यान रखेंगे आप, प्रिमिटिव सन की सबसे पहले मान्यता थी। दूसरी बात में फिर क्या एजम्पशन लिया गया कि एक और मासिव स्टार्स था जिसको बेसिकली नाम दिया इंट्रोड्यूडिंग स्टार या अप्रोचिंग स्टार बोला गया। ठीक है, जो सूर्य से काफी बड़ा था, यानी प्रिमिटिव सन से बहुत बड़ा था। ये दूसरी बात एजम्पशन ली गई। तीसरा एजम्पशन ये लिया गया कि जो इंट्रोड्यूडिंग स्टार था वो अपने पथ पर मूव कर रहा था और धीरे धीरे किसके करीब आ रहा था? सूर्य के करीब आ रहा था। जो प्रिमिटिव सन था उसके करीब आ रहा था। और चौथी पोस्टुलेट ये दिया गया था, जैसे ही ये क्या हुआ, सूर्य के करीब आता है तो इस स्टार के ग्रेविटेशनल पुल से सरफेस से, सूर्य के सरफेस से बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसके फलस्वरूप उससे उसके पार्ट अलग होते हैं और उसके पार्ट अलग होकर के बाद में प्लैनेट्स बनते हैं। ये इनके एजम्पशन था। 4 एजम्पशन आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली एक प्रिमिटिव सन का, दूसरा एक अप्रोचिंग स्टार का, और तीसरा उसका सूर्य की तरफ आगे बढ़ने का, चौथा आगे बढ़ने का कारण ग्रेविटेशनल पुल का। ये 4 बातें थी। अब इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। आप उसमें और इसमें देख रहे होंगे ये तो दोनों सेम है। बाद में बताएंगे दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसमें भी वही बात किया गया था, देयर वाज अ प्रिमिटिव सन that are immobile but rotate on its own axis, अपने एक्सिस पे धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। बाहर से एक अप्रोचिंग स्टार है जो कि जाइंट शेप का है, वो धीरे धीरे सूर्य के करीब आ रहा है। जैसे ही ये सूर्य के करीब आता है तो सूर्य का जो एक पार्ट होता है, सरफेसियल पार्ट्स, वो एक फिलामेंट के रूप में बाहर निकल आता है। ठीक है, सिगार बोलते हैं इसको। बेसिकली सिगार का से ऐसे होता है, बीच में थोड़ा सा उठा हुआ होता है, दोनों किनारों पर थोड़ा सा पतला होता है, तो सिगार के शेप में वो चीज बाहर निकल जाती है। और चूंकि उसमें बात की गई थी किसमें, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, मोल्टन वाले कॉन्सेप्ट में, चैम्बरलिन वाले कॉन्सेप्ट में डेब्रीज बाहर निकलती है सन से, लेकिन इसमें डेब्रीज की बात नहीं की गई। इसमें बताया गया कि बड़े आकार के ये एक प्रकार से सिगार से पार्ट्स निकले हैं, सिगार से निकला हुआ है, जो कि गैसियस नॉट्स है। ठीक है, प्लैनेट का प्रिकर्सर्स बोल दीजिए। ठीक है, ये है, और यही बाद में क्या होता है, बन जाता है अपना प्लैनेट्स। अब ये प्रक्रिया इससे फिर से बाहर होती है, फिर से दूसरा प्लैनेट बनता है, तीसरा प्लैनेट बनता है, चौथा प्लैनेट बनता है, ये प्रक्रिया चलती है। इसी सिगार शेप से दूसरा सिगार शेप बनता है, तीसरा सिगार शेप बनता है, और अंततः क्या बन जाते हैं, बहुत सारे स्टार बन जाते हैं। सॉरी, स्टार नहीं, प्लैनेट्स बन जाते हैं, जिसमें अपने एक पृथ्वी आता है। 4 स्टेप से यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक सबसे पहले इनकाउंटर होता है अप्रोचिंग स्टार का, फिर टाइडल फिलामेंट अलग होता है, फिर उसका फ्रेगमेंटेशन और डिस्पर्सल होता है, और वही फ्रेगमेंटेशन और डिस्पर्सल के बाद जो जो पार्ट्स थे वो प्लैनेट्स का रूप ले लेते हैं कंडेंस होकर के, और अपना सोलर सिस्टम बन जाता है। ठीक है, जो बातें मैंने बताई यहाँ पे उसी का जिक्र किया गया है। जैसे कि पहला होता है ज्वारीय बल की शुरुआत। कैसे ज्वारीय बल की शुरुआत होती है, टाइडल फोर्स का शुरुआत होता है कि जैसे ही दूसरा तारा क्या होता है, जैसे पृथ्वी पे हम क्या देखते हैं, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, ज्वार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जैसे ही वो तारा सूर्य के समीप आता है तो सूर्य के समीप आने से उससे एक ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, और ज्वार जैसे जैसे करीब जाता है ज्वार की ऊंचाई बढ़ती जाती है, फिर द फिलामेंट एस्केप होता है। अब चूंकि इतना ज्यादा क्या होता है, ज्वारीय बल बोल दीजिए, टाइडल फोर्स हो जाता है कि जो सूर्य के आकर्षण शक्ति को भेद देता है, और सूर्य के आकर्षण शक्ति को भेदने का कारण ये जो पार्ट उठा था ये बाहर निकल आता है। ठीक है, फिलामेंट का निकास हो जाता है, ये दूसरी बात हो जाती है। और तीसरी बात होती है, जो अप्रोचिंग स्टार था वो चला जाता है, और चले जाने के बाद क्योंकि वो अपने आकर्षण शक्ति से अपने साथ नहीं ले जा सकता है, इतनी नहीं थी कि इसके वेलोसिटी को फॉलो कर सके, तो वो जो सिगार से बाहर निकला था वो वहीं पर रुक जाता है, और बाद में ये प्रक्रिया चलती है और धीरे धीरे ऐसे ही सिगार से बनते हैं, और बहुत सारे प्लैनेट्स जो अभी वर्तमान में मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में वो बन जाते हैं। ठीक है, कूलिंग होता है, कंडेंसेशन होता है, और उसके बाद से लिक्विफिकेशन और फ्रेगमेंटेशन के फलस्वरूप बेसिकली क्या हो जाते हैं, काइटोक्रोम बन करके और भी बाकी जो उसके क्या बोलते हैं मून से वो बन जाते हैं, सैटेलाइट्स वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे एक कौन बताया गया है, अब इससे कोशिश की गई है कि हम प्लैनेट्स के साथ जो अदर प्लैनेट्स का शेप है उसको भी क्या कर दिया गया, जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। सिगार का शेप मैंने बताया था कि बीच में उठा हुआ रहता है और दोनों किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। द सिगार शेप ज्योमेट्री यहाँ पे दिया गया है कि फिलामेंट धीरे धीरे बाहर खींचा गया था, इसलिए दोनों किनारों पर क्या था, पतला था, जबकि बीच में सबसे मोटा था। तो जी बीच वाला भाग था उसमें बड़े बड़े प्लैनेट बने। आप देखते होंगे हमारे सौर मंडल में, मैंने इसका आकृति बताई थी, तो उसमें जो विशाल ग्रह हैं जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, वो कहाँ पे मिलते हैं, हमें बीच में मिलते हैं। जबकि किनारे पे हम देखते हैं तो मरकरी मिलता है, उसके बाद से वीनस मिलता है, इधर चले जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वो मिल जाता है प्लूटो तो हट गया है। ठीक है, नेपच्यून मिल जाता है। ठीक, तो ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं और बीच में बड़े ग्रह होते हैं, इस शेप को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। लेकिन
हालांकि अब ये जेम्स जीन्स की बात थी। बेसिकली ये क्या करते हैं, जो बताते हैं उनका मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम पैराडॉक्स यहाँ पे भी मौजूद होता है। क्या होता है, हम वैसे ही जानते हैं कि जैसे कि 98% एंगुलर मोमेंटम हमारे सोलर सिस्टम के पास है, सन के पास मात्र 2% है। तो क्या किसी जायंट स्टार के पास इतनी क्षमता होती है किसी दूसरे स्टार के लगभग 98% मोमेंटम के बाद के पार्ट को बाहर खींच लाए? तो ये एक पैराडॉक्स है, एंगुलर मोमेंटम पैराडॉक्स ध्यान रखेंगे। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। हमारे जो गैलेक्सीज में स्टार्स इतनी दूरी लगभग 1 लाइट ईयर्स 2 लाइट ईयर्स से भी नहीं, ये तो मिनिमम बता रहे हैं, बिलियंस ऑफ डिस्टेंस पे मौजूद हैं। तो क्या इनमें से दो स्टार्स का करीब आना व्यवहारिक लगता है? थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके बाद से रेले का प्रिंसिपल ऑफ डिसिपिएशन है, जो कि इसके खिलाफ है। जो सूर्य से निकला हुआ पदार्थ था वो अत्यधिक गर्म था, बहुत गर्म रहा था, क्योंकि सूर्य तो जानते ही आग का गोला है। तो थर्मोडायनेमिक्स का नियम ये बताता है कि जब कोई गर्म गैस अंतरिक्ष में मौजूद होती है तो उसका निर्वात में जो हीट होता है वो क्या होता है, गायब हो जाता है, विलीन हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। लेकिन फिर वो गैस का गोला सॉलिड बन जाता है और प्लैनेट का निर्माण लेता है। ये कहना थोड़ा सा गलत बात होती है। इसी चीज को सुधारने के लिए सबसे पहले कि भाई इतना बड़ा मतलब कि पार्ट निकल जाए अर्थ से, ये इसको जस्टिफाई करने के लिए जेफरी मॉडल ने 1929 में क्या किया, ये जेम्स जीन्स के मॉडल में थोड़ा सा सुधार किया। इन्होंने बताया कि ठीक है कि अगर कोई जायंट स्टार बाहर आता है सूर्य के करीब तो क्या इतना बड़ा हिस्सा बाहर निकल सकता है। इसी चीज को उन्होंने दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस ताकि पर्याप्त ऊर्जा मिल सके, उन्होंने कोलिजन हाइपोथेसिस की बात कर दी। कोलिजन का मतलब जहां जेम्स जीन्स बोलते हैं कि ये अप्रोचिंग स्टार इनके करीब से गुजरा, तब इससे क्या हुआ, सिगार से फिलामेंट बाहर निकला। लेकिन ये बोलते हैं ये करीब से गुजरा नहीं बल्कि सीधे टक्कर हो गया। तो इसीलिए जेफरी महोदय का जो मॉडिफिकेशन था बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है कोलिजन हाइपोथेसिस पे। और ये कोलिजन आप देखेंगे तो ये सन से ना होकर के एक तीन तारे की बात कर देते हैं। एक सन है पहले से जो मौजूद था, उसके बाद में एक कंपेनियन स्टार की बात करते हैं। सन के साथ में एक यहाँ पे कंपेनियन स्टार है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी तारा, ठीक है। और बाद में एक होता है अप्रोचिंग स्टार होता है। तो ये अप्रोचिंग स्टार का टक्कर इस कंपेनियन स्टार से होता है, ठीक है। तो ये बात बताते हैं। और कंपेनियन स्टार होने के कारण कंपेनियन स्टार क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट जाने के बाद उसके बहुत सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं जो तेजी से ठंडा होकर के किसके रूप ले लेते हैं, प्लैनेट्स का रूप ले लेते हैं। अब इसको मैं ऐसे समझे तो समझिए ये क्या है, एक ये हमारा सन है, किसका, हम जेफरी महोदय का संकल्पना समझ रहे हैं। इनका इस सन का एक कंपेनियन स्टार है, सी एस लिख देते हैं, कंपेनियन स्टार। और यहाँ पे एक और जाइंट स्टार है जिसको बोलते हैं बेसिकली कौन सा, तो अप्रोचिंग स्टार बोलिए, एएस बोलिए, क्या बोलते हैं, अप्रोचिंग स्टार, ये जो करीब आ रही है। तो इस अप्रोचिंग स्टार का धीरे धीरे पथ पे आने के बाद से इससे क्या होता है, भीषण कोलिजन होता है। कोलिजन के फलस्वरूप ये सन बच जाता है, ये जो कंपेनियन स्टार होता है वो डेब्रीज में बदल जाता है, बहुत सारे टुकड़ों में बदल जाता है, ठीक है। और ये सन का चूंकि पहले से रिवॉल्यूशन कर रहा होता है तो ये उसी पथ पे रहता है। और यही धीरे धीरे क्या होते हैं, आपस में कंडेंस होते हैं, टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, फिर छोटे आकार के होते हैं और प्लैनेट्स का रूप ले लेते हैं। इनका अपना अपना एक फिक्स ऑर्बिट बन जाता है और ये प्लैनेट बन जाते हैं। तो यही बात बताते हैं जेम्स जेफरी महोदय। तो थोड़ा सा सुधार किया था। बात वही है कि अगर अब इसका क्या किया जाए, अब दोनों लोगों में हम अंतर देखते हैं तो क्या देख पाएंगे, तो देख ये पाएंगे कि एक तरफ हमारे जेम्स जीन्स महोदय हैं, ठीक है, और एक तरफ है हमारे हेरोल्ड जेफरीज महोदय हैं। ये दोनों ने जो दी है टाइडल हाइपोथेसिस ही दी है, पर इनके परिकल्पना में 2 स्टार शामिल है, इनके परिकल्पना में 3 स्टार शामिल है। इनके परिकल्पना में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल काम करता है। क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण काम करता है, ठीक है। लेकिन इनके परिकल्पना में क्या काम करता है, तो कोलिजन काम करता है, ठीक है, टक्कर काम करता है। और इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण सन का पार्ट बाहर आता है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, जो कंपेनियन स्टार होता है उसका पार्ट प्लैनेट बनता है, जो कि बिल्कुल सन के नेचर से अलग हो सकता है। तो ये अंतर है तीनों में। आपको कोई पूछे कि जेम्स एंड जीन्स और हेराल्ड जेफरी के कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है तो आप आसानी से बता सकते हैं। हालांकि मेरी राइटिंग आपको बहुत क्लियर विजिबल नहीं हो रही होगी या स्पष्ट नहीं होगी,
पर कोई नहीं, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसे सुनिए, समझिए और लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज आपने अभी तक एक यहाँ पे मैंने बताया था एक्वेशन मॉडल के बाद में अभिवृद्धि सिद्धांत होता है, ऐसा कुछ बात नहीं होती। एक्वेशन का मतलब सिंपल सा बात होता है, ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बॉडी थ्रू रिपीटेड कॉलिजन एंड स्टिकिंग टुगेदर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। यानी जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, तो कोलिजन के फलस्वरूप इनका क्या होता है, स्टिकिंग हो जाता है, संपर्क, चिपक जाते हैं एक दूसरे से और एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करते हैं। और बड़े पदार्थ का निर्माण करने की ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, एक्वेशन कहलाती है, यानी एक प्रकार से अभिवृद्धि कहलाती है। और यही बाद में प्लैनेट्स बनते हैं। प्लानिटेसिमल थ्योरी में आपने यही देखा था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी हम मिलते हैं कल। जो बाकी दो लोगों का थ्योरी है, रसेल महोदय का है और ऑटो स्मिट्स महोदय का भी थ्योरीज बाकी है, तो वो दो मॉडल को पढ़ने के साथ एक मॉडर्न नेबुलर थ्योरी भी पढ़ लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ को। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही है, धन्यवाद।